हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए। और इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। फिर हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये टॉपिक्स हम आज के इस पार्ट में करेंगे, फर्स्ट पार्ट में। एंड सेकंड पार्ट में हम करेंगे सीरीज पावर, कॉमर्शियल यूनिट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज के पार्ट में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और ट्रांसफर ऑफ चार्ज। सेकंड जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड्स के लिए। तो सबसे पहले चार्ज को जानने से पहले हमें जानना होगा एटम क्या होता है। एटम, इसमें एक न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। तो एक जो हमारा कोई न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रल एटम, उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1 e होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1 e होता है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूँ एक सोडियम एटम ले लेता हूँ, इसका एटम नंबर होता है 11, मतलब 11 तो प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब +11 ई चार्ज एंड -11 ई चार्ज। अगर हम इसको ऐड करें तो हमें 0 चार्ज मिल रहा है। मतलब एक न्यूट्रल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, उसके पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स भी होते हैं, पर नेट चार्ज उस पर कोई नहीं होता एक न्यूट्रल एटम पर। पर अगर क्या किया जाए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन या तो इसमें गेन कर लें, या तो इस एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, या इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएं, तो हम कैसे भी करके ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो इक्वल है, हम कैसे भी या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दें, जैसे कि इस एटम पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो हम इसे 12 या 13 कर दें, या फिर हम इसे 10 या 9 कर दें, मतलब कम कर दें 11 से, या 11 से ज्यादा बढ़ा दें। अब इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव, जैसे अगर बढ़ाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या हमने कम करे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे करके हम किसी भी एटम पर चार्ज ला सकते हैं। पर न्यूट्रल एटम पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता। क्या हम प्रोटॉन का नंबर चेंज कर सकते हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते, हम केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज कर सकते हैं। प्रोटॉन जो है बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उन्हें चेंज करना, तो उन्हें किसी को डोनेट करना या एक्सेप्ट करना वो तो पॉसिबल नहीं है। पर हम इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज कर सकते हैं, तो उसी से हम चार्ज किसी बॉडी पे इंड्यूस करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, वो हम देखेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे किसी बॉडी पे चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज रहता है, +1 e प्रोटॉन पर एंड -1 e इलेक्ट्रॉन पर। इसकी ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है। ये सब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या है, चार्ज इज द फंडामेंटल property of any matter, fundamental property of any matter due to which it experience
it experience a force when placed near another charged body। चार्ज क्या है? एक बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि अगर आप किसी दूसरी चार्ज बॉडी के पास रखें तो इसे एक फोर्स फील होता है। जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो बनाई थी मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पर, तो उसमें क्या था, जैसे कि आप किसी एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पास रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करती है, तो वो अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्सन का हो सकता है, पर हाँ एक फोर्स जरूर लगेगा उस पर। अगर दो मैग्नेटिक मटेरियल्स पास में रखे हैं, अगर उनके साउथ पोल्स एंड साउथ पोल्स पास में तो वो रिपल्सन होगा, और उनके साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पास में तो वो एक अट्रैक्शन होगा। तो सिमिलरली यही होता है कि अगर हम दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पास में रखें, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज होंगी, और निगेटिवली चार्ज बॉडीज, या तो हम दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पास में रखें या दो नेगेटिव, तब क्या होगा? रिपल्सन। दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी पास होंगी, रिपल्सन। दो नेगेटिव चार्ज बॉडी पास होंगी, रिपल्सन। नेगेटिव पॉजिटिव, अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों केस में होगा अट्रैक्शन। सेम है मैग्नेटिक फील्ड की तरह। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव है तब रिपल्सन। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन मींस लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज जो होंगे वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब अलग अलग होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, डिनोट करते हैं हम, सिंबल है इसका क्यू, क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, और इसकी एसआई यूनिट है कूलम। ऐसा यूनिट कूलम, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, तो सिंबल है क्यू। तो अब बात करते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आप 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप नॉर्मली जो कोई भी चीज होती है, कोई भी मटेरियल होगा, हर चीज एटम से ही बनी हुई है, तो कोई भी चीज बनी हुई जो होगी वो न्यूट्रल एटम्स होते हैं उसमें। नॉर्मली उसमें एटम जो होंगे न्यूट्रल होंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन पे इक्वल होंगे। तो मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नेट चार्ज नहीं रहेगा उस एटम पर जैसे ही अगर हमने उससे एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएं या उसे दे दिए जाएं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम इक्वल नहीं रहने दें तब उस पर चार्ज आ जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि जितना भी आप किसी बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं, जितना भी किसी बॉडी पे आप चार्ज ला सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे आपने क्लोरीन, इसमें प्रोटॉन्स तो होंगे 17, पर ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए 17 और एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, जैसे NaCl बनाना पड़ा होगा आपने 9th क्लास में। तो Na पर तो है एक जैसे Na के पास जो होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और Cl के पास जो होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8। तो उसके बाद लास्ट वाली में भी अगर 8 आ जाए तो इसके पास 11 हैं, मतलब एक अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला जाए तो ये 2 8 अपनी इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा,
और इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये 2 8 8 अपनी इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये क्लोरीन क्या चाहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये सोडियम क्या चाहेगा कि मेरे पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तब ये दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सोडियम तो अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इसके पास क्या बचे 10 तो इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन बचे। क्लोरीन इसने डोनेट करा है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब इसके पास क्या हुआ 18 इलेक्ट्रॉन हो गए 17 प्रोटॉन। इसके पास क्या है नेट चार्ज जो आ गया, इसके पास सोडियम के पास जो नेट चार्ज आ गया ये आ गया प्लस, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से ज्यादा है, निगेटिव 10 पॉजिटिव 11, तो +1 ई चार्ज आ गया। क्लोरीन के पास कितना आ गया 18 निगेटिव 17 पॉजिटिव, मतलब +-1 ई, तो इसके ऊपर इतना निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी में हम चार्ज इसी तरीके से ला सकते हैं, या तो हम उसे इलेक्ट्रॉन्स दे दें या उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लें। अब आप ये सोचिए कि आप कोई भी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज ला रहे हैं वो एक हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, मतलब जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन 20 100 1000 2000 कुछ इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही होगी। ये नहीं हो सकता कि आपने 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज किसी को दे दिया, 1.25 इलेक्ट्रॉन चार्ज किसी को दे दिया, 4.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये तो नहीं हो सकता। आप किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पूरा ही एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा ही देंगे, ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दें। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एन ई, मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एन एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये एन क्या है इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से एक होल नंबर वाली सीरीज में मान सकते हो, एक होल नंबर होगा। जैसे किसी बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन, पर ये नहीं हो सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन 5.5 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से ये चार्ज किसी बॉडी पे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यही है, पहला जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ए। समझ में आ गया होगा ये। तो बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, इसे अच्छे से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और ये हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे मास एंड एनर्जी का कंजर्वेशन होता है उस तरीके से चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। चार्ज के कंजर्वेशन का क्या है मतलब total charge of an isolated system remains conserved. Charge can neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another. But it can be transferred from one body to another. क्या मतलब है इसका कि चार्ज जो है आप कभी ना तो बना सकते हैं ना कभी खत्म कर सकते हैं चार्ज को, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से निकल कर क्लोरीन में पहुंच गया, मतलब चार्ज अगर पूरे सिस्टम का देखें, मतलब मैंने यहाँ लिखा है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। मतलब अगर मैं देखूं दोनों सोडियम और क्लोरीन हमारा एक सिस्टम बन गया, इन दोनों पे जितने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे बाद में भी उतने ही बचे ना, कहीं एक कोई इलेक्ट्रॉन गायब तो नहीं हो गया, कोई प्रोटॉन गायब तो नहीं हो गया, चार्ज तो उतना ही है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। जैसे कि हमारा एनर्जी के केस में होता है, क्या होता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, पर ये तो नहीं है कि एनर्जी कहीं गायब हो गई, रहेगी तो नहीं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसी तरीके से क्या है कि हमारे चार्ज में होता है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है पर खत्म नहीं होगा। तो यही था सेकंड। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
सिंस चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, बस इसका एक मैग्नीट्यूड ही होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, total charge on a body is algebraic sum of all individual charges। एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमें डायरेक्शंस नहीं देखनी होती, जैसे हमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या डायरेक्शन देखनी होती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का ऐसा कोई सीन है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी बॉडी पे अगर चार्ज निकालना है, तो जैसे मान लीजिए उसमें 5 एटम है, तो सबका जितना, जैसे एक पे -2, एक पे -3 है, एक पे +3 है, एक पे +4 है, तो सबको सिंपली ऐसे ऐड कर दीजिए जैसे आप करते हैं नंबर स्क्वायर, माइनस वाले को माइनस रखिए, प्लस वाले को प्लस रखिए, आपको टोटल चार्ज ऑन द बॉडी मिल जाएगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं अभी। जैसे कि मेरे पास एक बड़ा कोई एटम मॉलिक्यूल टाइप में मान लीजिए, तो इसके पास जो एटम से मिलकर बना हुआ है उसमें क्या है, 5 एटम्स हैं, एक पे चार्ज है +2 E, एक पे +5E, एक पे है -4E, -3E एंड -1E। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, सबको एक एक करके लिख लीजिए उनके साइन के साथ। टोटल चार्ज +2 +5 -1 -3 -4, ये कितना हो गया, +7 -8, ये कितना बचा हमारे पास, -1E। टोटल चार्ज होगा -1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा हमारे इस बॉडी पर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये थी हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन बहुत आता है, 10th में भी दे सकते हैं, क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है 10th का, और वही सेम क्वेश्चन 12th में भी आ सकता है, वो बताता हूं मैं आपको। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, इन 1 कूलम चार्ज। तो अब इसको कैसे करेंगे, हमें बताना है कि जैसे चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होते हैं उससे ही आता है चार्ज, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाएंगे बॉडी से दूसरी बॉडी में कि वो चार्ज 1 कूलम बन जाए, तो हमें वो फाइंड करना है। तो जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला था, Q इक्वल टू एन ई, ये एन क्या है, एक नंबर है, जैसे 100 200 इस तरीके से। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और क्यू क्या है, ये क्यू चार्ज है हमारा 1 कूलम जो दे रखा है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है ना, मतलब हमें एन फाइंड करना है, तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई लिख सकता हूँ मैं। एन हमें फाइंड करना है, क्यू कितना है, 1 कूलम दे रखा है, और E की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी से सी कैंसिल कर दो, ये हमें एक नंबर मिलेगा 1/1.6 इंटू, अगर मैं इसे 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाऊं तो 10⁻+19 हो जाएगी। अगर मैं इसे यहाँ से ये हटाया, 0 बढ़ा दिया, अभी मैं अगर इसे 18 लिख लूँ और एक 0 यहाँ बढ़ा दूँ, तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। तो इसे डिवाइड करेंगे, 16×96, 6 4 16 32, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या आ गया हमारा, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब जाके 1 कूलम चार्ज बनता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ बॉडी हैव uh, 96 इंटू 10⁻,
माइनस 18 कूलम चार्ज, then find how many electrons this body gained, or lost। किसी बॉडी पे जो चार्ज है 96 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज है, तो हमें बताना है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, लॉस करे हैं, ये भी बताना है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या लिए हैं। तो एक तो हमें फाइंड करना है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमें इसे इस फॉर्म में बना लेता हूँ। रुको एक मिनट, अगर मुझे यहाँ पे 19 लाना है तो 19 कैसे आएगा, ये बताओ। ये मेरे पास इनिशियली 18, अगर मैं इसे 19 बनाना है तो मैं यहाँ एक जीरो बढ़ा लूँ और यहाँ 19 लिख सकता हूँ, तो 960 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्यू बाई टी, इतना चार्ज है 960 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे कैंसिल कर दो, ये कितना बचा, 16×96, 600 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी के लिए, तो एक एटम के लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, तो एक सिस्टम होगा पूरा जिसमें काफी सारे एटम्स होंगे तब ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है कि पॉजिटिव चार्ज था ये, तो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी ने लूज करें, इलेक्ट्रॉन लूज। अगर नेगेटिव रहता तो इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये टॉपिक तो हो गया हमारा पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज एक बॉडी से कैसे दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया तो होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो इसके 3 मेथड होते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज के। फ्रिक्शन, सेकेंड वन है कंडक्शन, थर्ड वन है इंडक्शन। अब बात की जाए किस किस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, तो आपने छठी, पांचवी, छठी, सातवीं क्लास में आपने देखा होगा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे हमारे टीचर। उन्होंने एक स्केल लिया, स्केल को अपने पहले बालों पर रगड़ा पहले स्केल को, और फिर उसके बाद एक पेपर पे, अगर हम पेपर के पास में लेके जाते थे तो पेपर को अट्रैक्ट करता था। तो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, हमने एक स्केल था, इसको हमने अगर बालों पे रगड़ा, ये किसी का, तो क्या है कि जैसे ही बालों पे रगड़ा जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे, कुछ जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये थोड़ी भारी टर्म है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, वो उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जैसे मैंने स्केल अपने बालों पर रगड़ा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे मेरे बालों से स्केल में, वो एग्जैक्टली मैं भूल चुका हूँ कि किससे किस में होते हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, वो आप देख लेना। तो जैसे ही आपने रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्यों, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन क्या है, एक तरीके का फोर्स है, एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा पा रहे हैं। तो जैसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चलेगा तो मान लीजिए ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ये निगेटिवली चार्ज होगी, हाँ, और हमारे हेयर्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे हेयर्स से स्केल में ट्रांसफर हो गए। जैसे हमने रब किया था एक स्केल को अपने बालों पे, तो फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ने की वजह से कुछ एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को, हमारे बालों के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, तो वो उस एनर्जी की वजह से, उस फ्रिक्शन की एनर्जी की वजह से ट्रांसफर हो गए स्केल में।
अब बाल तो हो गए पॉजिटिवली चार्ज, तो आपने देखा होगा कभी अगर हमें शॉक लगता है तो इससे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। जैसे अगर हमें बिजली का शॉक लगे तो क्या होता है, शॉक की वजह से हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। किसी को अगर करंट लगा आपने देखा होगा तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया या निगेटिवली भी आ जाए, तो कोई तरह का चार्ज आ गया सारे बालों पे, तो क्या है कि सारे बाल पे एक जैसा चार्ज है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो अट्रैक्शन की, अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्सन की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो बाल जो है एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, इस वजह से वो खड़े हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें निगेटिव चार्ज आ गया, पेपर को जब आप रखेंगे, जब इसे पेपर के पास लेके जाएंगे, इसके पास एक चार्ज है, तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या है, जैसे दोनों तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो जैसे ही आप इसके पास लेके गए तो ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज को दूसरी तरफ भगा देगा वो। जैसे ही आप स्केल एक पेपर के पास लेके गए तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्जेस तो उस एंड पे आ गए जो पेपर के पास है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ चले गए, जो दूर की तरफ वाला एंड है उस पर चले गए, तो फिर ये वाले एंड को अट्रैक्ट करने लग जाता है ये। तो ये वाला तो हो गया फ्रिक्शन की वजह से, जब हमने अपने बालों में स्केल को रखा वो हो गया फ्रिक्शन। अब यहाँ पे जब आपने एक स्केल ला के रखा, निगेटिवली चार्ज स्केल, उसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और नेगेटिव चार्ज को दूसरी तरफ भेजा, ये क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब इंड्यूस्ड कर दिया हमने चार्ज। चार्ज क्या है, इंड्यूस कर दिया, इसे मैं और समझाऊंगा। तो फ्रिक्शन वाला क्लियर हो गया। जैसे कि आप अपने बाल पर रगड़ते हैं, या आप कोई बलून को दीवार पर रगड़ो, किसी बलून को दीवार पर रगड़ो आप, तो आप देखना कि वो भी अट्रैक्ट होता है किसी पेपर वगैरह पे, ऐसे अट्रैक्ट होने लग जाता है। या आप कई बार जैसे आप चल रहे होते हैं ना, एक मैट पड़ी होती है, एक मैट पड़ी है, उस पर आप जैसे शूज पहन के चल रहे हैं, तो आप उसके बाद अगर एक वेल बजाएं तो आपको करंट लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसमें डोर मैट से ट्रांसफर होके आपके शूज से होके आपकी बॉडी तक आ गए, और फिर जब आपने डोर वेल टच करी तो वो इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, वो ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं उस डोर वेल से होके, तो आपको करंट लग जाता है। ये चीज इतनी आपके लिए जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये हो गया फ्रिक्शन। कंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो स्फेयर हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज, एक को मान लीजिए एक पे कोई चार्ज नहीं है, एक है मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज, तो सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, जैसे मैंने इन दोनों को अगर टच किया, इन दोनों को कर दिया मैंने टच, तो क्या है, चार्ज जो फ्लो होता है वो, अभी पोटेंशियल की मैंने अभी बात करी नहीं है, आगे बताऊंगा, पर फिर भी अभी थोड़ा सा समझ लो। हाई पोटेंशियल से चार्ज जो है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल पर होता है, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल पर रहेगा, हाई पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल पर रहेगा। तो जैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, टिल बोथ द पोटेंशियल बिकम इक्वल, तब तक चार्ज फ्लो होता है। अब ये क्या है, हाई पोटेंशियल पर, ये है लो पोटेंशियल पर। अब मैं इन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाऊं, दोनों स्पेयर्स को, तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है वो लो पोटेंशियल पे। तो यहाँ इससे जो है चार्ज फ्लो होना शुरू होगा लो पोटेंशियल वाले में जिसमें कोई चार्ज नहीं है, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जैसे एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे एक मान लीजिए इस पे 10 कूलम चार्ज था, थोड़ी देर बाद दोनों पे 5-5 कूलम चार्ज हो गया, 5-5 कूलम चार्ज दोनों ने बांट लिया, तो अब दोनों इक्वल पोटेंशियल पर आ गए, दोनों पे क्या हो गया, इक्वल पोटेंशियल। तो अब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इस पॉइंट पे आकर चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब बात करते हैं इंडक्शन की। एक छोटा सा आइडिया मैंने यहाँ पे दिया ही था, जैसे आप किसी जैसे एक और चीज दिखाता हूँ मैं, ये है मेरे पास नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है ये, इसको मैं किसी स्फीयर के पास लेके जाऊँ, दूसरे स्फीयर के पास जो कि अनचार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले स्फीयर में क्या है, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा,
और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा, दूसरी तरफ भेजेगा। तो इसके इस एंड पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पे क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया इस एंड पे, और हम क्या कर सकते हैं, इसका जो दूसरा एंड है उसे अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ जो है जीरो पोटेंशियल पर मानी जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस बॉडी पे जो चार्ज बचेगा वो बस पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इस पे, मतलब पहले कोई चार्ज नहीं था, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमने क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दी, चार्ज के ऊपर इंड्यूस हो गया। तो ये भी क्या है, चार्जिंग का एक मेथड है। और इंडक्शन में क्या होता है, जो चार्ज आता है अनचार्ज बॉडी पे वो अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे मैंने निगेटिव लिया था तो पॉजिटिव आया, अपोजिट चार्ज आएगा बॉडी पर। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में सेम चार्ज आता है बॉडी पर, जैसे कि मैंने दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव आधा आधा बांट लिया उन्होंने, उस तरीके से आता है। फ्रिक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो एक पे नेगेटिव आता है एक पे पॉजिटिव आता है, दोनों पे ही चार्ज आता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज पूरा। ये वाला टॉपिक 10th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं करंट क्या होता है। फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। flow rate of electrons or charge, flow rate of charge is called current। जैसे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्जेस पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं उसको हम करंट बोलते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई इक्वल टू चार्ज का था हमारा Q अपॉन T, इसे करंट को डिनोट करते हैं सिंबल I से, सिंबल I, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर सेकंड भी बोल सकते हैं, कूलम्ब पर सेकंड, जैसे चार्ज की कूलम्ब टाइम की पर सेकंड, और हम इसको एक और नाम दे देते हैं एम्पियर, एम्पियर डिनोट करते हैं ए से। तो 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर होता है 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज flowing in a circuit, flowing in a circuit per second is called 1 एम्पियर। ये हो गया करंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितना चार्ज एक बॉडी से पर सेकंड में पास हो जा रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। ये पूरा हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चीज को समझने से पहले आपको कुछ और समझना होगा। ये मैंने 2 स्फीयर ले लिए, एक पे तो मैंने रख दिया पॉजिटिव चार्ज, एक ये अलग केस है। स्फीयर लिए, पहले अभी इसी को कंसिडर करिए, समझ देखिए। तो अगर जैसे मुझे कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो मुझे इसके पास लाना है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं एक दूसरे के रिपल, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसको अपने पास नहीं आने देगा। तो अगर आपको इसको पास में लेके आना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इस फोर्स से ज्यादा, इस रिपल्सन फोर्स से ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप इसके पास ला सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इसको पास में लाने के लिए। वहीं अगर आप देखो एक पॉजिटिव चार्ज को आप एक निगेटिवली चार्ज स्फीयर के पास लेके आने चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, खुद से आ जाएगा। ये अट्रैक्शन लगेगा पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, ये खुद आ जाएगा। तो वर्क डन जो है यहाँ खुद से मिल रहा है, वर्क डन वाई चार्ज होगा, वर्क डन ऑन चार्ज आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही करके खुद ही पास में आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को आप पॉजिटिव स्फीयर के पास लेके आ रहे हैं तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है,
बहुत वर्क डन करना पड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज के पास लेके आ रहे हैं तब नहीं करना पड़ रहा। अब एक केस ये देखिए कि अगर मैंने एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये दो स्फीयर हैं, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, मान लीजिए इस पे -10 कूलम्ब है, इस पे +10 कूलम्ब है, और ये दोनों 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों से ये चार्ज जो है 1-1 मीटर की दूरी पे है। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव, चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये पॉजिटिव भी इसको इसकी तरफ भेजेगा, तो ये चार्ज इस तरफ जाएगा और ज़्यादा स्पीड से जाएगा। पर अब सोचो मैं अगर दोनों को पॉजिटिवली चार्ज ही कर दूं, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया और वो भी पॉजिटिव चार्ज, +10 कूलम्ब में दोनों पर, तब क्या है, ये वाला इसको इस तरफ भेजेगा, लेफ्ट वाला स्फीयर इसको राइट की तरफ भेजेगा और राइट वाला इसको लेफ्ट की तरफ, मतलब दो फोर्स इस पे लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा क्योंकि दोनों पे इक्वल चार्ज है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या है ये कि जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज जो हायर पोटेंशियल पर होता है, तो इसका कुछ पोटेंशियल, इसका कुछ पोटेंशियल, पर ये चार्ज दोनों से इक्वल दूरी पे था, तो इसके पास तो कोई पोटेंशियल रहा ही नहीं ना, मतलब ये तो 0 पोटेंशियल फील करेगा ना। इसका पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, नेट पोटेंशियल 0 हो गया, तो ये चार्ज मूव ही नहीं करेगा, ये कहीं जाएगा फिर ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पर रहेगा। तो चार्ज क्या है, अगर पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो चार्ज मूव ही नहीं करेगा। नो मूवमेंट, मतलब चार्ज को अगर आपको मूव कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। चार्ज कैसे जाता है, अपनी फ्रीली चार्ज कैसे जाएगा, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से, क्यों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिव चार्ज तो लो पोटेंशियल पर होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड की तरफ खुद से जा रहा था, पॉजिटिव की तरफ खुद से नहीं जाएगा, नेगेटिव की तरफ खुद से जाता है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागता है। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल क्या होता है। जो डेफिनेशन आपको लिखनी है वो क्या है, सपोज एक चार्ज पहले से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और आपको इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेके आना है यहाँ पर, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए, तो वही हमारा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो चार्ज हमें लेके आना है, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point, it is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां से यहाँ तक लेके आना है, तो उसमें जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज W अपॉन Q नोड है हमारा, तो Q नोड, और इसकी सिंबल V है और यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं हम, जैसे वर्क डन की जूल और चार्ज की कूलम्ब, और इसको एक और फैंसी नाम दे रखा है जिसे हम बोलते हैं वोल्ट, रिप्रेजेंट इसे भी बी सिंबल से ही करते हैं। अब क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब सोचो ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, एक केस में यहाँ पे पॉजिटिव है, एक केस में यहाँ पे निगेटिव है। अगर आपको यहाँ निगेटिव के पास में लेके आना है तो आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा, कम वर्क डन करना पड़ेगा मतलब कम पोटेंशियल, सो नेगेटिव चार्ज जो है लेस पोटेंशियल, अगर पॉजिटिव है तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन लगेगा, तो रिपल्सन की वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज जो होता है फिर हाई पोटेंशियल पे होता है, इसलिए मैंने बता रहा था आपको हाई पोटेंशियल। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा V से। अब इसमें क्या है,
उस केस में हम इन्फिनिटी से लेके जा रहे थे, यहाँ पे हम किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में लेके जा रहे हैं। वी सपोज ये ए पॉइंट, ये वी, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ बी है, यहाँ पे वी वी है। तो इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में जो इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं हम। कि जैसे वहां से चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें करना पड़ रहा था 120 वोल्ट था, यहाँ पे आगे 130 वोल्ट का आ रहा था, वर्क डन करना पड़ रहा था पर यूनिट चार्ज पे 130 जूल वर्क डन करना पड़ रहा था, यहाँ 120। तो ये 120 हो गया इसका पोटेंशियल पॉइंट बी का, 130 हो गया पॉइंट ए का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वी ए माइनस वी वी, ये आ गया हमारा 10 जूल। इस तरीके से तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिफरेंस इन द potential of the 2 points, simple definition है, difference in the potential of 2 points is called electric potential difference। रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा बी से। अगर जैसे 2 पॉइंट के बीच में देखना है वी ए बी, ये क्या होगा, वी ए माइनस वी वी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक हो गया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, इन 10 seconds ए चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी and 200 joules of energy are delivered to an outside circuit as a result। तो एनर्जी एनर्जी कहाँ से आई होगी, वर्क डन से ही एनर्जी मिली है। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू 200 जूल्स, चार्ज क्या है 25 कूलम, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q, 200 अपॉन 25, 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 8 वोल्ट। ये रहा इसका फर्स्ट का ए पार्ट। वी पार्ट में क्या है, फाइंड करंट फ्लोज थ्रू द बैटरी। तो चार्ज कितना है, 10 सेकेंड से, टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड, चार्ज कितना है हमारा 25 कूलम। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, 25 अपॉन 10 दैट इज 2.5 एम्पियर करंट। इजी था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। In a particular television tube, a beam of electrons is emitted. Beam current is 80 microampere. Microampere means, तो हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। In a particular television tube, a beam of electrons is emitted. Beam current is 80 microampere. How many electrons will strike screen per second? क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, बीम ऑफ करंट जो गिवन है हमें 80 माइक्रोएम्पियर। माइक्रोएम्पियर मीन्स 10 की पावर -6, सो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -6 एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक द स्क्रीन पर सेकेंड। सो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है पर सेकेंड में। सो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी जो 1 सेकेंड टी दे रखा है हमें 1 सेकेंड। सो आई इक्वल टू क्यू, और क्यू क्या होता है, चार्ज। चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एन ई। तो आई को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू ई। हमें एन फाइंड करना है, एन इक्वल टू आई अपॉन ई। टोटल करंट कितना है 80 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -+13। ये क्या होगा, एक ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 16
85 50 इंटू 10 की पावर, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 19 माइनस 6 13, सो दिस इज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड लगेंगे स्क्रीन पर? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग इन 2 मिनट्स, टोटल चार्ज बताना है। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। I जो है हमारा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एंड T जो है हमारा 2 मिनट, और हमें रखना है सेकंड में, तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो 120 सेकंड्स। तो ये हमारा चार्ज आएगा 0 0 1296 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 एम्पियर, और इसको हम लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, और इसको हम लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10 की पावर इन मिली एम्पियर। ये आ गया हमारा आंसर पहले का। अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इरेज कर रहा हूं इसको, सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है? +2 माइक्रोकूलम चार्ज मूव फ्रॉम R to S and work done by external agent is -0.6, +2 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है हमें। अब बताओ, चार्ज है पॉजिटिव, अगर आपको किसी दूसरी जगह लेके जाना है, ये मान लीजिए एक वायर है, इस पे 2 पॉइंट है, ये R है, ये S है। अगर ये हाई पोटेंशियल पर है, मान लीजिए हाई पोटेंशियल पर है और ये वाला लो पोटेंशियल पे है, तो आपको पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल पे है तो मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये कम पोटेंशियल पर है तो इस पे कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ से ही खुद, अगर ये ज्यादा पोटेंशियल पे है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब आपका जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा उस केस में। अगर ये S हाई पोटेंशियल पर होता तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होता, पर आपका वर्क डन क्या है? नेगेटिव। तो ये S क्या रहेगा? लो पोटेंशियल पर, लो पोटेंशियल पर रहेगा। तो इज एट हाई पोटेंशियल देन नो, एस इज एट लोअर पोटेंशियल। क्यों? आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा, इसमें खुद आपको वर्क मिल गया, चार्ज खुद से खींचा चला गया। तो क्या है? ये नेगेटिव चार्ज रहा होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज रहा होगा या नेगेटिव चार्ज रहा होगा इस साइड, तभी तो पॉजिटिव चार्ज खुद खींच के चला गया, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, तभी तो वो खुद से चला गया ना। तो ये क्या है? लो पोटेंशियल पर रहेगा, जैसे मैंने बताया था। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा हाई पोटेंशियल होगा, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना कम पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज होगा तो भी कम पोटेंशियल। तो ये वाला पॉजिटिव ज्यादा रहा होगा, ये वाला पॉजिटिव कम या नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, अभी इसका सेकंड केस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन कितना मिला है हमें? -0.6। चार्ज कितना है हमारा? 2 इंटू 10 की पावर -6। इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। इसको क्या करें? 60/20, पावर कम करके मैंने एक जीरो यहाँ ले लिया, 10 की पावर 5, सो 3 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी चौथा जो क्वेश्चन है 2024 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, मैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें। 2020 21 2020 22 23 24 के। चौथा क्वेश्चन क्या है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, लाइट्स ऑफ फॉर 2 आवर। करंट जो है 0.5 एम्पियर दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 आवर्स। टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है, तो टाइम को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करो। 2 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड इंटू 60, तो ये कितना हो गया? 7200 सेकंड्स। तो Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ से Q क्या हो जाएगा? I इंटू T इक्वल्स टू 0.5 इंटू
7600, यह आ जाएगा हमारा 3600 गुलाम। अगला जो है हमारा, इसमें बताना है आपको लीस्ट काउंट एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। एक वोल्टमीटर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं 10th क्लास में। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? तो पहले लीस्ट काउंट ऑफ एनी डिवाइस, द स्मॉलेस्ट वैल्यू you can measure from that instrument। मतलब कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी मशीन है, जैसे कि आपके पास जो बाइक का जो होता है स्पीडोमीटर, या कोई भी चीज होगी वोल्ट मीटर मीटर, इनसे आप सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी नाप सकते हो? तो देखो, जो सबसे छोटी वाली है ना, ये इतनी सबसे छोटी वैल्यू नाप सकते हो जितना ये दिखाती है। जैसे कि हमारे पास एक स्केल होता है, 1 सेंटीमीटर यहाँ था, यहाँ 2 सेंटीमीटर, बीच में क्या है 10, इस तरीके के वो पॉइंट बने रहते हैं। तो आप सबसे छोटी चीज क्या माप सकते हो? ये 1 मिलीमीटर का होता है, तो आप सबसे छोटी चीज 1 मिलीमीटर ही तो माप सकते हो, उससे छोटी चीज तो नहीं नाप सकते, क्योंकि उससे छोटा तो कोई इसमें पॉइंट है नहीं। तो जो सबसे छोटा पॉइंट होता है वही आप एक डिवाइस से नाप सकते हो। अब इसमें देखो, सबसे छोटा यही है, तो अब यही इसकी लिस्ट काउंट होगी। अब देखो कितना है, 1.5 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 3 है, तो यहाँ आएगा 0.75 इसका आधा, यहाँ आ जाएगा 2.25। अब 0.75 में 5 है, 1 2 3 4 5, तो एक में कितना आएगा 0.75 अपॉन 5, दैट इज 0.15। तो आप सबसे छोटा पोटेंशियल कितना नाप सकते हो? 0.15 वोल्ट। ये क्या है? 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75। तो ये आपकी लिस्ट काउंट हो गई, ये हो गई लिस्ट काउंट। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है? यहाँ पर दिखा रहा है 1.5, यहाँ कितना आएगा 1.5, 1.5 में ये 1.15 और जोड़ दो 1.65, और यहाँ पे कितना दिखाएगा 1.65 में 1.15 और जोड़ दो 1.80। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो है 1.80 वोल्ट है। इस तरीके से करने हैं ऐसे क्वेश्चन। ये हो गया। अब शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी of any material to resist the flow of current through it। It is denoted by R and its SI unit is ohm, represented by this symbol। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। किसी भी मटेरियल से अगर करंट फ्लो होता है ना, तो हर मटेरियल रेजिस्ट करता है कि उससे करंट फ्लो ना हो। कुछ मटेरियल्स ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, मतलब करंट को जाने से रोकते हैं, कुछ कम रोकते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन होता है ना, मैकेनिक्स में आपने देखा होगा 9th क्लास में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। उसी तरीके से रेजिस्टेंस है। फ्रिक्शन क्या है? मोशन को अपोज करता है। जैसे किसी बॉक्स को, जैसे मैं इसको यहाँ स्लाइड करूँ, मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट साइड में, जो कि इसकी मूवमेंट को रोक रहा है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस होता है कि जैसे किसी वायर से जब करंट फ्लो होता है ना, तो इसको ये रोकता है करंट को। अब क्या है, किसी चीज में कम रेजिस्टेंस लगा, किसी चीज में ज्यादा, उसी के बेसिस पर मटेरियल 3 में डिवाइड हो जाते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो सबसे कम रेजिस्ट करते हैं। सेमी कंडक्टर्स, ये कुछ ना कुछ बीच में रहते हैं। और इंसुलेटर बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। इनका क्या रहता है? लो रेजिस्टेंस।
इनका क्या रहता है, सेमीकंडक्टर बिटवीन कंडक्टर, कंडक्टर से तो कम रहेगा, कंडक्टर से तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, एंड इंसुलेटर से कम रहेगा। मतलब कभी कभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर का वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इसे डिनोट करते हैं सिंबल आर से, और इसकी एसआई यूनिट है ओम। अब बात करते हैं कि कोई भी वायर जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये रजिस्ट क्यों करता है। तो जैसे मान लीजिए ये वायर है, अब करंट क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं ना किसी वायर से तो उसको हम करंट कहते हैं। अब ये जैसे एक वायर है मान लीजिए, इसमें क्या है, एटम्स होंगे, ये यहाँ एटम है, यहाँ बहुत सारे एटम होंगे, हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई थी, तो यहाँ एटम होंगे। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर ये ऐसे पास हो जाएगा तभी तो करंट फ्लो होगा। अब जैसे ही पास हो रहा है तो ये इससे स्ट्राइक करेगा, इससे, फिर इस तरीके से जाएगा, और इस स्ट्राइक की वजह से इसकी एनर्जी भी लॉस्ट होती है और इसको टाइम भी ज्यादा लगता है। आई क्या होता है हमारा, करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू तो क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम क्या है, डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो करंट की वैल्यू कम होगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। अब जितने ज्यादा कोलिशंस होंगे उतना ज्यादा इनका टाइम बढ़ता चला जाएगा, मतलब जितने ज्यादा कोलिशन होंगे उतने ज्यादा ये टाइम लेगा पास होने के लिए। तो टाइम बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो इंसुलेट कंडक्टर्स में क्या है, ये कोलिजन्स कम होते हैं, और ये रेजिस्टेंस होता है किसकी वजह से, रेजिस्टेंस होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के एटम्स के साथ कोलाइड करता है, तो उसकी वजह से इसका जो है वेलोसिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है और टाइम ज्यादा लगता है, उसी वजह से रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो बात कर लेते हैं। अगर उस वायर में कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कम एटम्स रहेंगे, तो कम कोलिजन्स होंगे, मतलब ज्यादा, कम रेजिस्टेंस, और ज्यादा एटम्स है ज्यादा कोलिजन्स मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, नंबर 1 क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि जैसे जो हमने वायर लिया था, अगर इसमें ज्यादा एटम्स रहेंगे, मान लीजिए बहुत ज्यादा एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास हो जाएगा, कितने ज्यादा तो कोलिजन्स होंगे, उसी में फंस के रह जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ज्यादा करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, अब देखिए एक वायर है जिसमें बहुत कम एटम्स हैं, तो इसमें कोलिजन्स कम होंगे और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो इसमें क्या रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। सेकंड है लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ वायर, सेकंड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ही ज्यादा एटम्स को फेस करना पड़ेगा उसे, उतने ही ज्यादा कोलिजन्स होंगे। जितना लंबा वायर उतनी ज्यादा देर तक कोलिजन्स, मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। छोटा वायर रहेगा, मान लीजिए इतना वायर है, तो इसमें 4-5 कोलिजन्स हो रहे हैं, अब डबल हो गया तो 10 कोलिजन्स हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस दोगुना हो गया। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। थर्ड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में किस तरीके से डिपेंड करता है ये। मैं एक दो वायर ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ मोटा, एक ले रहा हूँ पतला। मोटे में क्या है, जब मोटा वायर है तो इसमें दूर दूर रहेंगे एटम्स, और पतले में क्या बिल्कुल चिपक के रहेंगे एटम्स। अब ये बताओ कोलिजन्स किस में ज्यादा होंगे,
ऑब्वियसली इसमें ज्यादा कोलिजन्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, जगह ही नहीं बची, और जितना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है पास होने की। सोचिए जैसे आपको बाजार में जा रहे हैं तो आप वहाँ बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, छोटी छोटी गलियों की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप कितना टाइम लगेगा आपको निकलने में। वहीं आप एक हाईवे पे हैं, हाईवे पर आप आराम से निकल जाएंगे, इतनी ज्यादा जगह होती है, 6 लेन 8 लेन के हाईवे होते हैं, वहाँ आप आराम से निकल जाएंगे। और वहीं आप एक चांदनी चौक की एक गली में घूम रहे हैं और बहुत अ, पतली पतली गलियां, और उसमें भी इतनी ज्यादा भीड़, तो कहाँ निकल पाएंगे। तो वही है कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फोर्थ है हमारा टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ये एटम जो है, जो एक मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, वो मोशन में रहते हैं, वाइब्रेट करते रहेंगे। तो जैसे ही इनके ज्यादा हीट मिलती है, उनके पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा कोलिजन्स होंगे। इन मेटल्स resistance increases as temperature increases। ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए। फ्रॉम 1 and 2 I can write R is directly proportional to L by A। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना है, तो एक इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा, और एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। R इक्वल टू रो L अपॉन A। व्हाट इज दिस रो? दिस इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये एक मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये चेंज नहीं होती, मटेरियल के साथ कांस्टेंट रहती है। जैसे कि रेजिस्टिविटी क्या है, कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स है, वो आप कुछ भी कर लो, कॉपर वायर को मोटा कर लो पतला कर लो, वो रेजिस्टिविटी फिक्स ही रहेगी। रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है पर रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं हो सकती, है कांस्टेंट है। और किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो ये आ गया हमारा आर इक्वल टू एल अपॉन ए। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी के फाइंड करते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला हुआ? रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यूनिट क्या रहेगी रेजिस्टेंस की? होती है ओम। मीटर की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। इसकी यूनिट है ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखने को आए, रेजिस्टिविटी अगर लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो रेजिस्टिविटी क्या रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। Resistivity is the resistance of wire having length 1 meter and area 1 मीटर पर स्क्वायर। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, ये आ गया रेजिस्टिविटी का। अब कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने लिख रखे हैं, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। ये आया था 2020 में। सिलेंड्रिकल कंडक्टर, cylindrical conductor of length L, conductor of length L and uniform cross section area A and uniform cross section area A have the resistance R, the area of cross section of
the area of cross section of another conductor of same material of same material and same resistance but of length 2L is we have to find this। और क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या है रेजिस्टेंस पर। कैलकुलेट रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ 2L 2 meter and area of cross section is and area of cross section is 1.55 into 10 raised to power minus 6 meter square and resistivity भी दे रखी है 2.8 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर। और ये क्वेश्चन कब आया था 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसका ये पार्ट ए है एंड पार्ट बी भी दे रखा है वाई alloys are preferred over pure metals to make heating element of electric device। तो ये क्वेश्चन है हमारे। आगे जब हम रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल में बात करेंगे ना तो उसके बाद हम फॉर्मूला निकालेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे रहता है पैरेलल में कैसे रहता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली उस टॉपिक से आते हैं, इससे भी आ जाता है कभी कभी। तो पहला क्वेश्चन देखिए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, दो कंडक्टर दे रखे हैं हमें। पहले कंडक्टर का क्या है, पहले ले लेते हैं कंडक्टर 1 के लिए कंडक्टर 1, दूसरा ले लेते हैं हम कंडक्टर 2। तो इसकी क्या है लेंथ है L, एरिया है A, रेजिस्टेंस है R। अब दूसरा जो है हमारा कंडक्टर उसके लिए क्या क्या दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया हमें फाइंड करना है, A2 हमें फाइंड करना है एंड सेम रेजिस्टेंस है सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी, सेम मटेरियल है तो। और लेंथ जो है 2L है, रेजिस्टिविटी यही है। तो पहले इसके लिए लिखो कंडक्टर 1 के लिए रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन A। हमें फाइंड क्या करना है ना, एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ इसके लिए लिखोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो तो सेम है दोनों केस में, L क्या है इसमें 2L हो गई लेंथ, 2L अपॉन A2। अब क्या दे रखा है रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल है तो क्या मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल है। तो रो L अपॉन A इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन A2। रो से रो कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन A इक्वल टू 2 अपॉन A2। इसे इस साइड ले जाओ, A2 हमें फाइंड करना है ना, तो A2 इक्वल टू 2A। तो हमारा जो A2 जो है ना वो दुगना हो जाएगा A का, A2 जो है डबल हो जाएगा। एक मिनट, A2 आएगा
ठीक है, रो एल अपन ए 2L हो गया, रेजिस्टेंस दोनों इक्वल, रो एल अपन ए रो, करेक्ट। 1/a इक्वल टू 2/a2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 इक्वल टू 2a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, लेंथ दे रखी है, लेंथ जो है 2 मीटर है, एरिया जो दे रखा है 1.55 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी दे रखी है 2.8 इंटू 10 के पावर -8। हमें फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, और रो क्या 2.8 इंटू 10 की पावर -8, लेंथ 2, एरिया 1.55 इंटू 10 की पावर -6। कैलकुलेट करो इसे, 5.6 हो गया, 5.6 और 1.55 इंटू 10 की पावर -8, इसे ऊपर लेके जाएंगे प्लस क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर -8 प्लस 6, इसे क्या लिख दूँ, -2 लिख दूँ मैं, -2। अब यहाँ से हटा लीजिए, 0 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, तेरे 5 एकम 5, 112, ये तो यहाँ क्या आएगा, 155 था ना, ये यहाँ आ जाएगा 31। अब किससे डिवाइड होगा, अब किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा हमारा कितना बचा, दो, बारह में से 3 गया 9, 19 बचा, पॉइंट लगा के ये 3.6 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर -2 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रखा है कि भाई अलॉयज आर प्रेफर्ड ओवर प्योर मेटल्स। अलॉयज क्या होती हैं, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम को मिला के एक अलॉय बनाती है, मतलब ये ना कई मेटल्स को मिला के एक चीज बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अलॉय। जैसे हमारा ब्रॉन्ज होता है, पीतल होता है, उसी तरीके से ऐसे और भी सारे होते हैं, तो हम उन्हें क्यों प्रेफर करते हैं हीटिंग मटेरियल के, जैसे नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन तो प्योर है, नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम यूज होता है मोस्टली आयरन्स वगैरह में, तो हम इसे क्यों प्रेफर करते हैं हीटिंग मटेरियल के लिए। जैसे हीट जो है ना, किसी वायर में हीट जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। अब जैसे हमें हीटिंग एलिमेंट जो मटेरियल होते हैं हमारे, आयरन है, हीटर है, इसमें क्या हमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस करवानी होती है, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर चाहिए। अब अलॉयस की जो है ना रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, अलॉयस की जो है रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है more alloys have more resistivity than metals। ज्यादा रेजिस्टिविटी की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस, और ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से उसमें करंट भी, हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा दिखेगा।